वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2017 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 13 की। यह प्रश्न है, पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ संबद्ध हो गए नए उद्देश्यों के महत्व को उजागर कीजिए। 250 शब्द और 15 अंक के इस प्रश्न पर आपको जो ध्यान देना है वह यह है कि पिछली शताब्दी यानी पिछली शताब्दी का जो तीसरा दशक है यानी 1920 से 30 के बीच का जो दौर है, यह जो दौर था भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ संबद्ध नए उद्देश्यों के महत्व को उजागर कीजिए। आप जान रहे हैं और यह आपको स्पष्ट होगा कि 1920 और 30 का जो दौर था वह दरअसल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विकेंद्रीकरण का दौर था। यह दौर गांधी का दौर था और इसी दौर में गांधी का प्रवेश हुआ है। यानी गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं 1915 और उसके बाद वह असहयोग आंदोलन के जरिए जब भारत की सक्रिय राजनीति का जब हिस्सा बनते हैं, तो गांधी का दरअसल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उतरना भारत की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के विकेंद्रीकरण का दौर है। गांधी के साथ साथ इस दौर में नए नए तरह के उद्देश्य, स्वतंत्रता आंदोलन के नए नए तरह के उद्देश्य भी शामिल होते हैं, उसके नए नए तरह के मेयार बनते हैं और इसलिए उनका जो नए तरह का इस आंदोलन का नए तरह का महत्व भी पैदा होता है। यह जो दशक है, इस दशक में रूस की जो क्रांति थी उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इस दशक में वामपंथी आंदोलन भी नए चेतना के साथ देखने को मिलता है। इस दशक में आपको क्रांतिकारी चेतना भी देखने को मिलती है। यह दशक अंबेडकर के भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उतरने का दशक है। यानी अछूतोद्धार का जो पूरा कार्यक्रम था उनका, या दलित आंदोलन का जो पूरा कार्यक्रम था, वह इस दशक में शुरू होता हुआ दिखता है। स्वयं गांधी जी जब 1924 से 28 के दौर में जब सक्रिय राजनीति से वो अपने आप को दूर रखते हैं, तो जो उनके रचनात्मक और क्रियात्मक जो कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें अछूतोद्धार से के अलावा दलितों की जो मुक्ति है उसके अलावा जिस तरह से वो महिलाओं के कार्यक्रम पर या फिर खादी और चरखे के कार्यक्रम पर और कुछ बुनियादी जो संरचनात्मक कार्य होते हैं जीवन के, उन कार्यक्रमों को वो जिस तरह से सत्याग्रह जैसी पद्धति को वो जिस तरह से जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करते हैं, वो सब कुछ इसी दशक का हिस्सा है। और इसी दशक में आप जहां क्रांतिकारी आंदोलन, वामपंथी आंदोलन देखते हैं, जहां कांग्रेस में भी समाजवादी विचारधारा का प्रवेश देखते हैं और समाजवादी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव देखते हैं, जहां कांग्रेस में भी स्वराज पार्टी की स्थापना और उसके जरिए समाजवादी विचारधारा का बढ़ता हुआ प्रभाव देखते हैं, वहीं पर यह भी देखते हैं कि इस दशक के दौरान भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता जो है वो नए कलेवर के साथ पैदा होती है, स्थापित होती है। मुस्लिम लीग के बरक्स हिंदू महासभा की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह से सांप्रदायिक संगठन भी अपने आप को शामिल करते हैं, यह सारा कुछ इस दौर में हमें देखने को मिलता है। तो इसी संदर्भ में इस प्रश्न को हमें समझना होगा और करना होगा। इसको करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 20वीं सदी का तीसरा दशक स्वतंत्रता आंदोलन के विकेंद्रीकरण का दशक है। इस दशक के दौरान इस आंदोलन की अभिव्यक्तियां विभिन्न स्तरों पर मुखरित हुई। यह दशक गांधीवादी अहिंसा और प्रतिरोध की रणनीति की परीक्षा की शुरुआत का दशक था। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलनों में अहिंसा के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र जैसे मूल्यों की स्थापना के अथक प्रयास किए। रूस की क्रांति ने समाजवादी क्रांतिकारी विचारों को हवा दी। रूसी क्रांति के मूल्य समाजवाद के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम हिस्सा बन गए। समाजवादी क्रांति के जरिए ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने की मंशा क्रांतिकारी गतिविधियों का हिस्सा बनी। समाजवादी आर्थिक नीतियों की स्थापना का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हो गया। यह सब इसी दशक का मामला है। यह अंबेडकर के भारतीय राजनीति में उभरने का भी दशक है। उन्होंने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े दलितों और पिछड़े वर्गों के व्यापक हितरक्षक के रूप में उभरे। अछूतोद्धार का संकल्प और कार्यक्रम भी इसी दशक में गांधी जी के आंदोलनों का हिस्सा बना। 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण सुशासन और ब्रिटिश शासन के अंत के विचार को अपनाया। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों, भूमि के
मुद्दों, श्रम मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। इन्हें बुनियादी अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। हालांकि भारत में सांप्रदायिक राष्ट्रवाद का तेज उभार भी इसी दौर में हुआ। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति को और तेज किया, जिसका परिणाम आज़ादी के बाद देश के बंटवारे के रूप में सामने आया। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का जो पूरा परिप्रेक्ष्य था वह इस दशक में 1920 से 30 के दशक में पूरी तरह से मुखरित होता है। और उसमें न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य शामिल होते हैं, बल्कि उसमें धार्मिकता जैसे मूल्य और सांप्रदायिकता जैसे नकारात्मक मूल्य भी उसका हिस्सा बनते हैं। इसके साथ साथ जो रूस में क्रांति हुई, उस रूस में क्रांति के साथ जो समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ, उस समाजवादी विचारधारा के प्रसार का भी प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। और न सिर्फ वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख श्रेणी के रूप में जो समाजवादी तत्व थे वह उसमें शामिल हुए, संघर्षों में समाजवादी नेता शामिल हुए, बल्कि भारत का जो आर्थिक प्रोग्राम था वह आर्थिक प्रोग्राम भी काफ़ी हद तक गांधीवादी और समाजवादी परिप्रेक्ष्य में ही निर्धारित हो रहा था। यानी जो मांगे हो रही थी उस समय की, जो आर्थिक मांगे पैदा हो रही थी, वह भी इसी संदर्भ में हो रहा था। और इसी संदर्भ में गांधी जी या अंबेडकर अपने जो आंदोलन थे दलितोद्धार के, उनको लेकर और अस्पृश्यता तथा अछूतपन के विरोध में अपने आंदोलन को मुखरित कर रहे थे और लोगों की चेतना को प्रसारित करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस संदर्भ में जो कुछ नए तत्व थे, जो नए तत्व अंततः 1930 के अंत तक आते आते यानी 1931 तक आप ये देखते हैं कि भारतीय राजनीति के स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रमुख विचार थे, उन प्रमुख विचारों में मौलिक अधिकार, भूमि के सवाल, श्रम मुद्दे आदि शामिल हो गए थे। और इस पर काफ़ी हद तक भारतीय नेताओं में, जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनमें काफ़ी हद तक एका था अपनी मांगों को लेकर। बावजूद इसके कि यही वो दौर है जबकि भारत में सामुदायिक तत्वों का भी तेजी से प्रसार देखने को मिलता है। जो अभी तक एक पक्षी था वह अब दोनों समुदायों की तरफ से हमें इसमें देखने को मिलता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को करना होगा। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।